मैं हिंदी का व्यक्ति कभी नहीं रहा। आश्चर्य होता लोगों को सुन के। मेरी पढ़ाई लिखाई का जब दौर था उस समय यह माना जाता था कि आगे नौकरी उसी को मिलेगी जो अंग्रेजी भाषा में पढ़ेगा। तो उस दौड़ में मैं भी था, तब तो मुझे ज्ञान था नहीं। आज मेरा ज्ञान यह कहता है कि संसार में संस्कार केवल मातृभाषा से मिलते हैं और किसी भाषा से नहीं मिलते। केवल मातृभाषा से, जिसकी जो मातृभाषा है, संस्कार उसी के डीएनए में होते हैं, उसी के डीएनए में होते हैं। तो मैं अंग्रेजी में पढ़ा, एलएलएम किया, एलएलडी की। 39 साल में एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, कानून का डीन ऑफ द फैकल्टी था मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। मैं हिंदी का व्याकरण नहीं जानता, मुझे हिंदी भाषा का बहुत ज्ञान नहीं है। अगर मुझसे कोई ये कहे कि हिंदी के इस पक्ष को बोलिए, हिंदी की समस्या पर बोलिए, हिंदी के जो व्याकरण का ज्ञान होता है छंद का, उसकी जानकारी मुझे आज भी नहीं है। इसलिए नहीं है। मैं एक और सच बोलना चाहता हूं, जो मुझे प्यार करते हैं उन तक मेरी बात पहुंचे। जब मैंने कविता लिखनी शुरू की उस समय मेरे सामने दो द्वंद्व थे। मैं कविता सीखना चाहता था कि कविता का बाजार सीखना चाहता था। मैंने गलती से कविता का बाजार सीख लिया। मैंने ताली बजवानी सीखी, ठीक से उस समय कविता का सीख नहीं पाया, और कविता सीखता उससे पहले मैं बाजार में लोकप्रिय हो गया। इसलिए एक वाक्य मेरे दिल की सच्चाई का जाए, मैं हिंदी का सिद्ध कवि नहीं हूं, लेकिन मैं हिंदी का प्रसिद्ध कवि हूं। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। मैंने जनता की दिलों के एहसास को महसूस करके गाया, सरकारों तक पहुंचाया। सरकारों को बुरा लगेगा मैंने कभी चिंता नहीं की। मेरे पूरे लेखन का आधार यह है, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले। ये मेरा परिचय हो गया। और जो मुझे कोई पूछना, एक चीज जो मैं आपसे साफगोई से बताऊंगा, मुझे नहीं पता थी दद्दा के बारे में। दद्दा ने शादी नहीं की, उनकी 900 बेटियां हैं, 900 निर्धन बच्चियां। इनकी पूरी पूंजी, पूरा कमाई जो कविता से होती है उन बेटियों के लिए जाती है। नहीं, ये इसमें थोड़ा संशोधन कर ले, पूरी नहीं। मेरे पास भी एक घर में सर्कस है, घोड़ा गाड़ी है, नौकर हैं, रोटी मुझे बनानी नहीं आती तो रोटी बनाने वाला भी है। पूरी कमाई नहीं। मेरा ट्रस्ट का सचिव बैठा है यहाँ, जो हम ट्रस्ट चलाते हैं। हम हर साल गरीब बच्चे गोद लेते हैं, लगभग 900 गरीब बच्चों की फीस, कपड़ा, कापी सब देते हैं। इस वर्ष मैंने मेरे जन्मदिन पर मुझको गिफ्ट दिया कि मैं इस वर्ष 400 उन बेटियों को गोद लूंगा जिनके पिता का देहांत हो गया है। हमने 400 वो बेटियां इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पिता का देहांत हो गया है, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमने ली है, हमने गोद लिया है। आगे हम उनकी कितनी मदद कर सकते हैं वक्त बताएगा। ये काम मैंने अपने छोटे भाई श्याम मोहन को सौंपा हुआ है, जो ट्रस्ट ये चलाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूं। आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य कीजिएगा, मेरी भूख कविता में 8 साल चीखा हिंदुस्तान में। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया, उसकी भूख की कविता की कोख से निकला है वो कानून। 8 साल चीखा हूं मैं भूख वाली कविता का। बहुत लंबी कविता, लेकिन अंतिम छंद सुनाता हूं मैं आपको। मैं कानून का आदमी था तो मैंने ये महसूस किया कि मैं पता लगाऊं कि देश में लोग भूख से क्यों मरते हैं। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि 3 लाख लोग हिंदुस्तान में हर साल भूख से मरते हैं। 3 लाख, ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा नहीं है। और आश्चर्य इस पर भी कीजिए, 27 साल पहले कालाहांडी में 1 मौत हुई थी भूख से, 1। हमारी संसद ने खंडन किया सत्र बुलाकर कि अमेरिका में छपी ये खबर झूठी है, हिंदुस्तान में कोई भूख से नहीं मरता। हमने 27 साल में इतनी तरक्की कर ली कि हमारे यहां 3 लाख लोग भूख से मरने लगे और हमको शर्म आनी बंद हो गई। 3 लाख। और दुनिया में 16 देश हैं जहां लोग भूख से मरते हैं। उन 16 देशों में मैंने ये खोजा कि ऐसा क्या है कि इन 16 देशों में लोग भूख से मरते हैं, दुनिया में और किसी मुल्क में कोई भूख से नहीं मरता। ये 16 वो देश हैं
जिन देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है कि भूख से कोई मर जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी, केवल ये 16 देश हैं जो भूख के लिए किसी को जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं है, तो मरते हैं लोग भूख से। वरना कोई सिंहासन अगर इतने अमीर होते हैं तो कोई भूख से मरेगा क्या। मैंने कविता लिखी, मैं उसका अंतिम छंद सुनाता हूं, समाधान सुनाता हूं। क्या समाधान है, एक ही समाधान है, इसके सिवा कोई समाधान नहीं है। सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, लेकिन अंतिम समाधान जो मैंने सुझाए थे उन्होंने नहीं माने, उन्होंने नहीं माने। ये मैं आपको सुनाता हूं, अंतिम छंद सुनाता हूं। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान जादू टोनों में भी नहीं है, दक्षिण और वाम पंथ दोनों में भी नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला धर्म है, भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है। गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जो किसी से चूक हो, उसके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो, उसके साथ मुलजिमों के जैसा, उसके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है। ये कविता क्योंकि बहुत दिन से पढ़ी नहीं, आज आपने याद दिला दी तो। भूख से कोई मरे ये हत्या के सवाल, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है। कानूनों में, भारत के कानूनों में सुधार होना चाहिए। थोड़ा मुझे याद आ जाएगा, ये अगली पंक्ति है। नहीं, न्यायाधीशों को छोड़ दो यार। अरे मैं कानून जानता हूं यार, मैं कानून जानता हूं, मैं न्यायाधीशों पर नहीं बोल सकता। काटजू जी ने बोला था, मालूम है क्या हुआ है उनके साथ? भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, मुलजिमों के जैसा भी सलूक होना चाहिए। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, भूख का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, भूख का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं। मेरी जितनी कविताएं आप सुनेंगे उनमें कानूनी पक्ष होगा। हिंदी तो बस मैंने इतना सीख लिया कि तुक मिला दो तो हिंदी का छंद हो जाता है, लेकिन मैं जनता के दिलों की धड़कनों को गाने की कोशिश करता हूं। मैंने हर पल कोशिश की है कि आम जनता के दिल के दर्द को मैं अपनी कविता बना दूं। कोई पसंद करे ना करे, जो मुझे कहना है मैं कहूंगा। सुनिएगा। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं। समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे, उस जिले का जिला साहब। एमपी को 5 करोड़ मिलते हैं हर साल, एमएलए को 2 करोड़ मिलते हैं हर साल, और 1990 से एक फंड आता है कलेक्टर के पास, अनअकाउंटेड, उसका नाम है भुखमरी कोष। फिर भी कोई भूख से मर जाए, मैं अपने एमपी से पूछता हूं, बोले साहब क्यों हो रहा है? बोले ये तो विकास के लिए, ये पैसा विकास के लिए। मैंने कहा किसी की मौत से बचाना विकास नहीं है, ईंट पत्थर लगाना ही विकास है। हिंदुस्तान में मेरा एक वाक्य ध्यान से सुनना, आदमी के लिए विकास हुआ, आदमी का विकास नहीं हुआ, आदमी का विकास नहीं हुआ। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो। वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये जिले का चुना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, समझना पंक्ति तो तालियों से समर्थन करना। चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या के मुकदमा इन्हीं तीनों, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है। मैंने दुनिया का कानून पढ़ने के बाद ही लिखा है साहब। कोई मुझसे आके बहस कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों रिस्पांसिबिलिटी सौंपी? मैंने कहा जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी है, कानून में जिम्मेदारी है उनकी, कलेक्टर की जिम्मेदारी है उसके जिले में किसी को भी भूख से नहीं मरने देना चाहिए। इसलिए मेरी अंतिम पंक्ति सुनना। मेरे कुछ विद्यार्थी कलेक्टर बन गए, वो मेरे से कहने लगे सर जी ऐसा तो मत बोलिए। मैंने कहा क्यों नहीं बोलूं? तुम्हारे जिले में कोई मरेगा, तुम्हारे जिले में आके गाऊंगा।
हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है, भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है। आज से ही संविधान में विधान कीजिए, सुनना अगली पंक्ति, आज से ही संविधान में विधान कीजिए, एक दो कलेक्टरों को फांसी टांग दीजिए, एक दो कलेक्टरों को फांसी। मैंने भूख पर लिखा है, जिस पर हिंदुस्तान में कानून आया। और एक बात आप आश्चर्यजनक लगेगी आपको, मैं 4 साल से काले धन पर कविता पढ़ रहा हूं, 4 साल से। 4 साल पहले मैंने बाबा रामदेव के साथ दिल्ली के आंदोलन में काले धन पर कविता पढ़ी थी। उस कविता का एक अंश सुनना, उसी कविता का एक अंश सुनना। मुझे नहीं पता था मोदी जी इतनी देर से मेरी बात सुनेंगे। हो सकता है घूमते घूमते मेरी सीढ़ी अभी पहुंची हो। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो, काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो, 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। 4 साल पहले लिखा मैंने, 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो, क्रय विक्रय की, नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो, बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो, किसके लॉकर में क्या क्या है डिक्लेरेशन करवा लो, कितने सोने के मालिक हैं एफिडेविट भरवा लो, फिर एक एक करके के सारे लॉकर खोले जाएंगे, किसने कितना सच बोला है सभी तो ले जाएंगे, कितने कितना सच बोला है सभी तो ले जाएंगे। केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा, केवल ये कानून वतन से, जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत। ये मैंने 4 साल पहले लिख दिया था, आज कानून बना, आज इस पर अमल हुआ। आप नहीं जानते बाबा रामदेव को कितना दान मिलता है। वेबसाइट पर एक एक डोनेशन की लिस्ट है, एक एक व्यक्ति का डोनेशन वहां लिखा हुआ है। 100 रुपए भी किसी ने बाबा रामदेव को दिया है, उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। और सुनिए, देखिए, जिनके मन में बाबा रामदेव के साम्राज्य को लेकर सवाल है, हालांकि इस काम के लिए नहीं है ये शायद, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान के पूंजीपतियों ने अच्छा साबुन बनाया होता, अच्छा टूथपेस्ट बनाया होता, तो क्या विदेशी लोग यहां साबुन बेचने आते, टूथपेस्ट बेचने आते? हम हिंदुस्तान में अच्छी कोल्ड ड्रिंक नहीं दे पाए, हमने कोका कोला, पेप्सी और कोलगेट के माध्यम से हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपया विदेश भेज दिया। बाबा ने हिंदुस्तान को कहा, मैं देसी प्रोडक्ट बना रहा हूं, वो गुणवत्ता में कम हो तो आओ मुझे फांसी दो, किसी भी प्रोडक्ट से उनकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता कम हो तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आके बताइए। एक बार ये विज्ञापन नहीं कर रहा हूं मैं उनसे भी लड़ लेता हूं खूब जब मुझे लड़ना होता है। उनके ट्रस्टों का सारा सर्वे जिस कमिश्नर के पास था, वो मेरा दोस्त है, बचपन से मेरे साथ पढ़ा है। उसने कहा, हमने पहली सरकार के कहने पर हर संभव कोशिश की कि कहीं कुछ कमी मिल जाए, हमको कोई कमी आज तक नहीं मिली, कोई कमी आज तक नहीं मिली। आपको एक कमी मिली, बस एक, कि आचार्य बालकृष्ण जी की डिग्री फर्जी है, उनको जेल में डाल दिया। हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की डिग्री फर्जी है, और उस डिग्री से उन्होंने नौकरी मांगी थी आपसे। अगर वो डिग्री फर्जी भी है, वो कहीं नौकरी मांगने गए थे, किसी के यहां नौकरी करने गए थे? अगर मैं अपने घर में एक डिग्री ले लूं कि मुझे अमेरिका ने दी है कि ये संसार का सबसे बड़ा कवि है, और ये फर्जी है, मैं इसका क्या नुकसान है किसी का? भाई मेरे पास है। मैं बाबा रामदेव का समर्थक हूं, मुझे बुरा नहीं लगता। हिंदुस्तान के 100 सन्यासी अपने काले धन को इसी तरह से हिंदुस्तानी प्रोडक्ट बनाने में लगा देते तो विदेशी कंपनियां भाग जाती यहां से। सुनो, एक बार को मान लेता हूं, उस समय काले धन के बारे में जो कानून था, अगर उनको मिला भी तो कानून में नहीं पकड़ में आते, मिल भी गया था तो उससे उन्होंने किया क्या? साबुन बनाया ना, तेल बनाया ना, टूथपेस्ट बनाया ना, आपको सस्ते प्रोडक्ट दिए। अगर कोई काले धन का उपयोग करके भी भारतीयों का पैसा भारत में रहने की व्यवस्था करता है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, उसको सलाम करता हूं, उसका विज्ञापन करता हूं। एक सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि दद्दा बच्चों के पिता तुल्य हैं, इतनी बच्चियों का ख्याल रख रहे हैं, मंच पर हमेशा ओज की कविता पढ़ते हैं, क्या दद्दा हास्य की भी कविता लिखते हैं? देखो भाई, कविता तो हास्य की नहीं लिखता,
लेकिन आप हंसना ही चाहते हो तो सुनो। कई हमारे मंचों पर जब कवि होते हैं ना, तो मुझ पर व्यंग करते रहते हैं, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई। तो पहले तो मैं उनको एक जोक सुनाता हूं कि एक शादीशुदा भगवान जी के दरबार में गया और जाके पूजा की। हमारे तो भोलेनाथ होते हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं। खुश होके बोले, एक मन्नत मांग ले, तूने बहुत पूजा की है मेरी, मैं बहुत खुश हूं, तू एक मन्नत मांग ले, पूरी करूंगा। शादीशुदा छुटते ही बोला, मुझे कुंवारा कर दो। हंसी की बात ये नहीं है, मैं आपको उछालना चाहता हूं जमीन से, उछालना चाहता हूं, मेरी बात ऐसी लगे तो उछलना एक बार। शादीशुदा ने कहा, मुझे कुंवारा कर दो। सुनते ही भगवान की आंखें लाल हो गई, बोले, गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। तो वो मेरी जन्नत है। मैंने शादी नहीं की, मुझे इसका कोई दुख नहीं, क्योंकि जिसकी शादी नहीं होती उसको देश का एक बार प्रधानमंत्री और एक बार राष्ट्रपति बनाया जाता है। और सच सुनिए, मैंने एक बड़ी नौकरी की है, कवि सम्मेलनों का एक महंगा कवि हूं। मैंने अपना घर नहीं है मेरे पास, मैंने घर नहीं बनाया, क्योंकि मैं उन गरीब बच्चों को जिनको पढ़ाता हूं, उनकी आंखों में अपना घर तलाशता रहता हूं। मुझे अपना घर बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, कभी महसूस नहीं हुई। और सच सुनिए, एक जाट की शादी नहीं हो रही थी। मुझसे कई बार पूछते हैं, कोई जाट हो और ज्यादा पढ़ जाए, फिर नहीं होती उसकी। एक की नहीं हो रही थी तो लोगों ने कहा, भाई तो क्या करूं? बोले, देवी की पूजा कर ले। जाट बोला, अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता, शर्मा नहीं होता। जाट देवी की पूजा नहीं करते। तो किसी ने सलाह दी, भाई हनुमान जी की कर ले। जाट बोला, उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी जाट को समझाया कि कोई बात नहीं, हनुमान जी की पूजा कर, भाई बहुत मुद्रा पूरी हो जाती है। तो जाट मान गया। जाट तो भोला भाले होते हैं, और कितने भोले भाले होते हैं उसका उदाहरण सुनाता हूं आपको। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के रहने वाले, वो तो मेरठ के लोगों ने यहाँ गुड़ बांटा आके, कनॉट प्लेस पे गुड़ बांटते फिरे चौधरी। लोगों ने पूछा, क्या हो गया? बोले, बहुत बड़ी बात हो गई। बोले, हुआ क्या? बोले, होना क्या था, आज बहुत बड़ी बात हो गई, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। इतने भोले होते हैं जाट। तो जाट हनुमान जी का पूजा करने गया, पंडित का कहना मान लिया, पंडित का कहना मान के हनुमान जी की पूजा करने गया, हनुमान जी की पूजा की, और जब घंटी बजाने का नंबर आया तो बैलों की रस्सी हनुमान जी की मूर्ति से बांध दी। अब समझना साहब आप, बैलों की रस्सी हनुमान जी की मूर्ति से बंधी है। जाट ने घंटी बजाई, घंटी बजाते ही बैल बिदक गए। बैलों का बिदकना जानते होंगे कुछ लोग, गांव के होंगे तो। हाँ, मैंने तो क्योंकि बैल बचपन में चलाए हैं, खोले हैं, बांधे हैं, उनको चारा डाला है, तो मुझे तो पता है। बैल बिदक गए तो बैल भागे। बैल भागे तो उनकी रस्सी में बंधे हुए हनुमान जी की मूर्ति उखड़ के पीछे पीछे भागी। अब दृश्य देखना, आनंद लेना। आप मुझसे हास्य सुनना चाहते थे ना, इससे बड़ा हास्य आपको सुनने को मिलेगा नहीं कहीं। आगे आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे हनुमान जी की मूर्ति भाग रही है, उसके पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर था। देवी को विनोद सूझा, उसने भागते हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी कहां जा रहे हो सुबह सुबह भागे हुए? हनुमान जी बोले, देवी, आज तक तूने बनियों का, ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। देखिए, हास्य रस के लिए कविताओं की जरूरत नहीं है। इस फेसबुक पे इतने चुटकुले हैं, 4 याद कर लो और आ जाओ जनता के बीच। जी, आप लोगों के लिए एक सूचना है, अभी दद्दा का एक सेशन और है वहां पर, और भोजन नहीं किया है अभी उन्होंने। एक आखिरी जो सबसे मकबूल कविता है, जो हम सब लोगों की शिराओं में रक्त का प्रवाह तेज कर देती है, चंद्रशेखर आजाद पर, जो हमारे बहुत साथियों ने कहा, मैं केशव का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की। रोज शहीदों का पार्थिव शरीर आता है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब सीमा पर कोई शहीद नहीं होता। जब एक पार्थिव शरीर घर आता है तो क्या गुजरती है, क्या गुजरती है। मैं 4 लाइन सुनाता हूं जो मेरी नहीं है। एक मेरा छोटा भाई कवि है इटावा का, मनोज, उसकी 4 लाइनें। किसी का बेटा सीमा पर शहीद हो गया, विस्फोट में मारा गया, उसके घर पर क्या गुजरती है, 4 लाइन सुनना।
सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली। मन तो मेरा, आपको घटना पता है, मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा और सीना तान के कहा। किसी ने कहा कि आप उसके नाम का स्कूल का पत्थर उखाड़ रही हैं जो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। सत्य घटना, इटावा शहर में चंद्रशेखर आजाद के नाम के महाविद्यालय का पत्थर उखाड़कर बाबा अंबेडकर के नाम का लगाया गया। अंबेडकर जी से हमको शिकायत नहीं, हम भी उनका आदर करते हैं, लेकिन और स्कूल बन सकता था बाबा अंबेडकर के नाम पर। चंद्रशेखर के नाम के स्कूल का पत्थर उखाड़ने की जरूरत नहीं थी। मैं ये शिकायत लेके वाजपेयी साहब के पास भी गया था, वानी जी के पास भी गया था, मेरी सुन लेते थे वो उन दिनों, दोनों नहीं बोले। तो मैं उनसे कह के चला गया जनता में कि आप चुप रह सकते हैं, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं जनता में बोलने जा रहा हूं। एक कविता है, जितनी याद आ जाएगी मैं आपको सुनाता हूं। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाऊं में, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो आजादी, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है। सुनिएगा साहब, मन से सुनना, इस कविता को मैं बहुत पसंद करता हूं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बल, हुजूर बैठो प्लीज, वापिस आओ दोस्त, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। ये संसद नहीं है जिसका मन करे उठ के चला जाए। अब मत उठना, और किसी के साथ टाइम तय है तो जाओ, और ऐसा नहीं है तो बैठो। सुनो, मुझे समझो, मन से सुनो। इस कविता को मैं बहुत मन से सुनाता हूं, बहुत मन से सुनाता हूं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला, मैं पीड़ा, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। दिल से सुनना, दिल तक ले जाना, मैं छपना चाहता हूं आपके दिलों पर। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। राजनीति की गाली की भी कोई भाषा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना सोचे कोई खून नहीं खौला। एक कल्पना करो, जब वो चंद्रशेखर आजाद को गाली दे रही होंगी, शहीदों की आत्मा सुन रही होगी ना, शहीदों की आत्मा सुन रही होगी तो उन पर क्या गुजर रही होगी। कविता का सौंदर्य पक्ष केवल ये है, केवल ये, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा।
अशफाकुल्ला के आंखों में शोला घूम गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में शोला घूम। आजादी पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, भगत सिंह का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। प्यार चाहता हूं पंक्ति पर, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसे। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी। देखिए मैं आपको वो छंद सुनाता हूं, अंतिम 2 छंद सुन लीजिए। और मायावती ने जब चंद्रशेखर को गाली दी थी, वो अपने आप सरकार नहीं बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार थी। दुख की बात यह, वो कुछ भी कह लें हम सुन लेंगे, लेकिन ये तो भारत माता की जय के नाम पे जीते, ये तो भारत माता की जय के नाम पे जीते हैं। उसी समय मैंने लिखा, सुन लीजिए, जो भारत माता की जय के नारे गाने, मेरी ईमानदारी पर समर्थन चाहता हूं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम्हें हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन तोड़ा। तब गठबंधन, अंतिम 2 पंक्तियां सुना, अंतिम नहीं एक छंद और पढ़ूंगा। तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे। अब तक की सबसे बड़ी ताली सुनना चाहता हूं, तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों। बहुत बहुत धन्यवाद।